सभी को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट हुआ। भारत के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। श्रीलंका में गदर मचा, लोगों ने कहा छोटा देश है, गरीब देश है, हो गया। उसके बाद बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बनी कि वहां की प्रधानमंत्री को जान बचाकर भागना पड़ा। बहुत अराजकता हुई, आगे लगाई गई, लोगों को मारा गया, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। भारत के लोग घबराए कि क्या इस प्रकार की कोई घटना भारत में भी हो सकती है। अब नेपाल में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद लोगों में और भी घबराहट पैदा हुई। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, होने जा रहा है। कुछ लोग तो ये सोच के बड़े प्रसन्न होते हैं कि जैसे शायद अगर ऐसा हुआ तो जो लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं उन सबको हटा के इन लोगों को वहां बिठा दिया जाएगा, जबकि अराजकता बहुत भयानक होती है। देश तब तरक्की करता है जब साइलेंट स्लो रेवोल्यूशन हो, इस प्रकार की अराजकता ना हो जिसे कुछ लोग रेवोल्यूशन बोल देते हैं, जबकि ये क्रांति है नहीं, ये अराजकता है। जो लोग आशावादी हैं वो कहते हैं कि भारत की संस्थाएं बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है संस्थाओं से ज्यादा जो लोग इन संस्थाओं में बैठे हुए हैं वो बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। एक तो जो चयन होता है, रिक्रूटमेंट होती है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मैं तो स्वयं सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण देता हूं। मैं जानता हूं कि ये परीक्षा कितनी कठिन होती है। बहुत ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड लोग ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार से बाकी सभी सेवाएं हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हमारे देश में बहुत ऊंचे जा चुके हैं और हमारा कल्चर ज़्यादा करके एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव कल्चर है, न कि डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव। जो लोग इतनी मेहनत के बाद सिविल सर्विस तथा अन्य पदों पर जाकर बैठते हैं उनको बहुत अनुभव भी प्राप्त होता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं उन दिनों तमिलनाडु में अग्निशमन विभाग में यानी फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में डायरेक्टर था, यहाँ का इंचार्ज था। मैं सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया। वहां पहले दिन सबने अपना अपना परिचय दिया। किसी ने कहा मेरे नीचे 2 फायर स्टेशन हैं, किसी ने कहा 5 फायर स्टेशन हैं। जब किसी ने कहा कि मेरे नीचे 9 फायर स्टेशन हैं तो सभी मुड़ के उसे देखने लगे कि अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है। फिर जब मेरी बारी आई, मैंने कहा कि मेरे नीचे 228 फायर स्टेशन हैं, तो ऐसा लगा जैसे कुछ लोग तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ भारत में बहुत छोटी उम्र से ही सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद या अन्य सेवाएं ज्वाइन करने के बाद बहुत बड़े बड़े दायित्व दे दिए जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि 35, 36, 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम लोग इतना कुछ देख लेते हैं कि हमारी प्रशासनिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने जो कहा था कि भारत की सिविल सर्विस एक ऐसा आयरन फ्रेम है, लोहे का एक ऐसा फ्रेम है जो देश को जोड़ के रखता है, ये बहुत सत्य बात है। अब मैं
इसी बात पे आता हूं कि जैसे जो हमारे न्यायालयों में बैठे हुए जज हैं, वो प्रवेश करते वक्त भी उनकी जो कार्य दक्षता है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर उनको एक्सपीरियंस मिलता है। फिर वो बड़े बड़े पदों पे जाकर जब बैठ जाते हैं तो उनका मुकाबला करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से जैसे चुनाव आयोग के जो कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ कमिश्नर, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो ऐसे लोग हर चीज को कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रांगली देख परख के उसका फैसला करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। कल मैंने अपने वीडियो में बात की कि किस प्रकार जब एक पीआईएल फाइल की गई तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में, हमारी शक्तियों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दी, जो बिल्कुल सही और उचित थी। अब मैं एक और बात आज करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले, मतलब 9 तारीख को, मद्रास हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, मैंडमस की पीआईएल। उसमें यह कहा गया कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के, उसके बारे में चुनाव कमीशन अपनी प्रतिक्रिया दे, इसके लिए हाई कोर्ट एक आदेश जारी करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर हम इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। आप हमें प्रमाण दीजिए। कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं की गई है। उनका आशय ये था कि अगर कोई एक ऑथराइज्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली एक रिसर्च करके हमें बताए तो उस पे हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोई स्टेज पे खड़ा होके एक प्रेजेंटेशन दे के कुछ आरोप लगा रहा है, तो उसे एक प्रमाण के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। ऑनरेबल कोर्ट ने न केवल पीआईएल पे कार्य करने से इनकार किया, बल्कि पीआईएल कर्ता को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। उसका अर्थ ये था कि यदि आप पीआईएल दर्ज करते हो तो इसका मतलब आपको कानून का पता है, और कानून जानते हुए यदि आप इस प्रकार का काम करते हो तो आप कानून के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो। आप न्यायालय के समय को वेस्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये एक तरह का तमाचा ऑनरेबल कोर्ट ने जड़ दिया, जो बिल्कुल उचित था। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम भारत में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो बहुत एफिशिएंट हैं, नॉलेजेबल हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ऊपर फोकस करें और अपने कर्म को सही करें। यही एक कर्मयोगी का कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।